हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मेरा रेस्ट करने का प्लान था, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप सबने मिलकर मेरे प्लान की तो धज्जियाँ उड़ा दी। यार, इतने प्यारे प्यारे मैसेज क्यों करते हो कि मैं वीडियो बनाए बिना रह ही नहीं पाती हूँ। थैंक यू अब्दुल लतीफ़। मुझे पता नहीं ये आपका सच्चा नाम है या फिर अकाउंट नेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से हेडेक हो रहा था। लेकिन आपके मैसेज के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और आपका सवाल जो प्रिजनर के पार्ट 2 को लेकर है, उसका जवाब है कि अभी तक ऑथर ने सिर्फ 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, इसलिए मैं उसे अभी तो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो वही स्टोरीज़ एक्सप्लेन करती हूँ जिनका आइडिया या फिर थीम कहे जो मेरे दिल को छू जाता है। और अभी जो प्रिजनर 2 की स्टोरी है, उसमें कुछ ब्लेंडर्स के बारे में बताया गया है। ऑथर क्या कहना चाहती है ये समझने के लिए हमें स्टोरी का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑथर ने काफ़ी समय बाद लिखना शुरू किया है, तो वो ट्रायल एरर जैसा हो रहा है। अभी सेकंड चैप्टर को ही उसने 3 बार एडिट किया क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी तक हम किसी भी बारे में श्योर नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इंतज़ार करना ही ठीक होगा। चलिए, इंट्रो बहुत हो गया, अपने आज के हाफ मून थीफ के पार्ट 32 को शुरू करते हैं। ऑफिसर सॉन्ग के दरवाजे पर 2 बार नॉक हुआ, तब भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब तीसरी बार नॉक हुआ, तब उसे उठना ही पड़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक बहुत बड़ा लाल गुलाब का बुके रखा था। साथ में कुरियर बॉय भी खड़ा था। ऑफिसर सॉन्ग ने कुरियर बॉय को थैंक्स कह के वो बुके अपने पास लिया। उसमें भी एक कार्ड था। जब जियांग ने उसे लेकर पढ़ा तो वो हाओशान की तरफ से था, जो कह रहा था, ऑफिसर सॉन्ग, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑफिसर जियांग ने अपनी सारी यादों को खंगाल कर देखा। उसने हाओशान को अपना एड्रेस कब बताया था? इसका मतलब ये भी उसने पीछा करके ही पता कर लिया। साय करते हुए ऑफिसर जियांग ने उस बुके को उसके बेड के बगल में रखा और वो बेड पर लेट गया। तभी उसके दरवाजे पर फिर से एक बार नॉक हुआ। आधी नींद में ऑफिसर सॉन्ग ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने हाओशान खड़ा था। फट से ऑफिसर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ऑफिसर की आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। दरवाजे पर फिर से एक बार नॉक हुआ, पर ऑफिसर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। हाओशान ने फिर से एक बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जियांग ने दरवाज़ा नहीं खोला। जियांग वहीं पर खड़ा था। जब उसे बाहर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी, तब उसने पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई भी नहीं था। तुरंत अंदर जाकर ऑफिसर फ्रेश हो गया, कपड़े बदल लिए और पास के क्लब के लिए निकला। उसने बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोला। तुम कहाँ जा रहे हो? तभी उसे आवाज़ आई। उस आवाज़ से वो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। तुम्हें इससे मतलब? जियांग ने गुस्से में कहा। चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जियांग, ऐसा मत करो ना। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गिफ्ट मिला तो मेरा कार्ड भी मिला होगा। क्यों ना हम साथ में पूरा दिन बिताएं? हाओशान ने कहा। जियांग हाओशान को अनदेखा करके वहाँ से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाओशान उसके पीछे नहीं चल रहा था। ये देखकर कहीं न कहीं अंदर से वो नाराज़ तो हो गया। इस नाराज़गी को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया और वो क्लब पहुंचा, जहां पर अपनी आईडी दिखाकर वो अंदर गया। कभी कभी उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो 25 साल का होने के बावजूद भी क्लब वाले उसकी आईडी मांगते हैं, क्योंकि वो अब भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह दिखता है। लेकिन कभी कभी इस बात से वो बहुत चिढ़ भी जाता है, जैसे कि आज। क्लब में जाने के बाद उसने एक बियर ऑर्डर कर ली और एक कोना पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद एक हॉट सी लड़की उसके पास आई, उसे डांस के लिए पूछने के लिए। लेकिन जियांग का डांस का बिल्कुल मूड नहीं था, तो वो लड़की वहीं पर बैठकर उससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा, क्या तुम अपने दोस्त से छुप रहे हो? जियांग अपनी तीसरी बियर की बोतल ख़त्म करते हुए बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ। पर वो लड़की खुद अपने दोस्तों से छुप रही थी। जियांग ने भी इसमें उसकी मदद की। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच में अच्छे से बातचीत होने लगी। जब वो लड़की जियांग के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगी तो उसके और पास खिसक गई। अब उसके हाथ जियांग के शर्ट के अंदर घूमने लगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक रूम ले लेना चाहिए। हाओशान की आवाज़ सुनकर जियांग अपनी जगह पर ही जम गया। साथ में वो लड़की भी। वो तुरंत खड़ी हो गई। वो काफ़ी शर्मिंदा थी।
ऊपर से हाओशान उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे अभी खा जाएगा। पर वो लड़की अभी भी जियांग की तरफ देख रही थी। उसने उसके साथ फिर से एक बार बात बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जियांग के हाथ पर अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया और ये भी कहा वो जब चाहे उसे कॉल कर सकता है। पर जियांग ने उसे जाने के लिए कहा। हाओशान ने कहा, लगता है तुमने काफ़ी मज़े किए हैं। जियांग उसे घूरकर वहाँ से उठ गया। वो घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करे, हाओशान नीचे बैठ गया और जियांग को अपने गोद में खींच लिया। इससे पहले कि जियांग कुछ आवाज़ करता, हाओशान ने उसे हंग्रीली किस करना शुरू किया। हे जियांग, तुमने सच कहा था। काउच पर बैठने के बाद सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई तो होना चाहिए, हाओशान ने कहा। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा, जियांग ने कहा और हाओशान को धक्का देकर वहाँ से उठ गया। हाओशान भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जियांग घर पर आ गया और उसके पीछे पीछे हाओशान भी। हाओशान अंदर कदम न रखे इस डर से जियांग तुरंत अंदर चला गया और धड़ाम से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती, दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया। हाओशान चौंक कर जियांग को देख रहा था। उस शिट, जियांग बड़बड़ाया। तो हाओशान ने कहा, क्या तुम्हें दरवाज़ा तोड़ने में मज़ा आता है? तुम्हें मुझे देखना इतना ही पसंद था तो तुम दरवाज़ा खोलकर भी देख सकते थे, तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हाओशान मुस्कुराकर बोला। इधर जियांग लगभग रोने की कगार पर था, क्योंकि ये खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसकी कमाई में वो ये भाड़े का घर, कुछ घर के ज़रूरती सामान और बस खाने पीने का ही बंदोबस्त कर सकता था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो हाफ मून थीफ के पीछे इतने हाथ धोकर पड़ा था, क्योंकि वो केस सॉल्व करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता। जिया बस 2 मिनट थमकर हाओशान को देखता रह गया। हाओशान ने अभी भी अंदर कदम नहीं रखा था। जियांग ने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया। फिर वापस आकर वो हाओशान से बोला, तुम क्या कर रहे हो? तो हाओशान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तो जियांग ने कहा, अभी कोई दरवाज़ा नहीं है तुम्हें रोकने के लिए, मैंने सोचा तुम अंदर आओगे। तो हाओशान ने कहा, पर तुमने मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। जियांग चौंक गया, क्योंकि वो अभी तक हाओशान को स्टॉकर समझता था, जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। उसकी कश्मकश समझकर हाओशान ने कहा, मुझे पता है ऑफिसर आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं स्टॉकर नहीं हूँ। मैंने पहले भी आपसे कितनी दफ़ा कहा है, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ जो आपके प्यार में पड़ गया है। हाँ, वैसे मैं कभी कभी हैंकी फैंकी चीज़ें करता हूँ, कभी कभी, जियांग ने कहा। हाओशान के चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ऑफिसर क्यों मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे ख्याल से आपको बेड पर चले जाना चाहिए। शायद कल रात आपको ठीक से नींद नहीं मिली। वजह कौन था? ऑफिसर ने गुस्से में पूछा। तो हाओशान ने कहा, ऑफिसर पूरी रात आप मेरे बारे में सोचते रहे, ये जानकर बहुत खुशी हुई। फिर वो मुस्कुराकर जियांग से बोला, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आप आराम से सो जाइए, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। उसकी बात मानकर जियांग कपड़े बदलकर तुरंत सो गया। हाओशान पूरी रात उसे देखता रहा। वो सोच रहा था, ऑफिसर अपनी जान का रिस्क लेकर काम करता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, और यहाँ पर लोग बस फ़ोन पर टैप करते रहते हैं और लाखों कमाते हैं। सुबह होते होते उसने शाहजहां को फ़ोन लगाया और जियांग के रूम का दरवाज़ा ठीक किया। आज की तारीख 20 अप्रैल 2020। रात के करीब 2 बजे ईबो की नींद खुली जब उसके डैड किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो बहुत चिल्लाकर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ईबो को उनकी पूरी बात समझ आ गई। जेम्स वांग यांग लुफेंग से बात कर रहा था, जहाँ पर दोनों हाईक्वान के अभी तक बच्चे पैदा न करने पर बहस कर रहे थे। ईबो बेड से नीचे उतरा तब उसे पता चला कल रात उसने क्या उधम मचाया था, जिसकी वजह से अब उसके रूम में भूकंप आकर गया है ऐसा लग रहा था। उसे याद आया कि जहान ने किस तरह से उसे सुलाया था। अपने लिप्स को टच करते हुए वो उसे याद कर रहा था। उसे समझ आ रहा था शायद कल रात जहान और भी आगे बढ़ना चाहता था। फिर ईबो ने अपने आप को डांट कर चुप किया, क्योंकि वो परवर्ट के जैसे साउंड कर रहा था। वो अपना रूम साफ करने लगा, तभी उसे उसके डैड की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो जेम्स वांग गुस्से में कांप रहा था और हाईक्वान का कोई चेकअप करने की बात कर रहा था। दांत पीसते हुए ईबो वापस लौटा
अपना दरवाज़ा बंद किया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि अभी ईबो के दिमाग में बस अपने परदादा के लिए गालियाँ ही निकल रही थी। गुस्से में बौखलाया ईबो कमरे में चलकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने कंप्यूटर के पास जाकर बैठ गया और वेबसाइट ओपन करके सबसे पहला वर्ड टाइप किया, इमैस्कुलेशन। क्यों? उसे पीछे से आवाज़ आई। ईबो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर सीधा हाफ मून थीफ की आंखों में देखा। हाय वांग ईबो, हाफ मून थीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो चुपचाप उसे देख रहा था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? उसने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? ईबो ने पूछा। तो हाफ मून थीफ ने कहा, तुमसे बातें करने। फिर वो ईबो के कमरे में नज़र घुमाता हुआ बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारा डेकोरेशन सेंस काफ़ी अलग है। वैसे इतना उधम मचा के तुम साबित क्या करना चाहते थे? कुछ नहीं, मैं बस गुस्से में था, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है, पर अगली बार जब मैं आऊँगा तो मुझे कमरा साफ़ सुथरा चाहिए क्योंकि मुझे सफाई पसंद है, हाफ मून थीफ ने कहा। मैं तुम्हारे लिए साफ़ सफाई क्यों करूं? और उससे भी ज़्यादा, तुम दोबारा क्यों आओगे? ईबो ने चिल्लाते हुए पूछा। हाफ मून थीफ चकल करते हुए बोला, जब मैं किसी चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ तो उसे पूरा कर देता हूँ और अभी तक तुमने मुझसे अपनी विश नहीं मांगी है। ईबो ने फिर से एक बार मना किया तो हाफ मून थीफ ने कहा, तुम्हारी विश है, बस तुम बताना नहीं चाहते। तब ईबो ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगा। तो हाफ मून थीफ ने कहा, क्यों? पहले तो तुमने नहीं लगाया। तो ईबो ने कहा, तब मैं चाहता था कि तुम उस पेंटिंग को चोरी करके ले जाओ, लेकिन अभी मेरे पास कोई बहाना नहीं है और मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। हाफ मून थीफ ने पूछा, ईबो, मुझे अपनी विश बताना इतना मुश्किल है क्या? तो ईबो ने कहा, ठीक है, फिर इसमें मेरी मदद करो। नसबंदी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये भला मैं क्यों करूँगा? हाफ मून थीफ ने कहा। तुमने ही कहा ना तुम मेरी विश पूरी करोगे, तो यही मेरी विश है, ईबो बोला। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वांग शैन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।